गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब पार्टनरशिप में जो हमारे सेल टू अ कंपनी या कन्वर्जन टू अ कंपनी में टॉपिक है, उसमें एक ये क्वेश्चन दिया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे से गलती करा देता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ें। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे करने के लिए। ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो टू 3:2:1. There was no provision in the agreement for interest on capital or drawing. Okay, no provision. A died on 31st December 2011, and on that date the partners' balance were as under. Okay, by the partnership agreement, the sum due to age stage were required to be paid within 3 years, and minimum installment of 20,000 each were to be paid, and the first such installment falling due immediately after death, and the subsequent installment at half yearly interval. Interest at the rate 5% per annum was to be credited half yearly. In ascertaining his share, goodwill was to be valued at rupees 60,000, and the assets excluding the joint endowment policy were valued 36,000 in excess of the book value. फ्रेंड्स, इस वर्ड का मतलब क्या है? जो एसेट्स हैं वो हमारी 36,000 रुपये की वैल्यूएशन ज़्यादा हो रही है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। नो गुडविल अकाउंट वाज रेज्ड, तो इसका मतलब है गेनर टू सेक्रीफाइजर, यहाँ पर भी लिख दिया इन्होंने। एंड नो अल्ट्रेशन, नो अल्ट्रेशन, इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो एसेट्स हैं वो मुझे अपनी सॉरी बुक वैल्यू पे ही शो नहीं है, करनी है। इसका मतलब है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, मतलब एसेट्स में जो वैल्यूएशन में चेंजेज आ रहे हैं सिर्फ उसका इम्पैक्ट दे दीजिए। तो जैसे हम गुडविल का इम्पैक्ट देते हैं ऐसे इसका भी दे देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सोन इन द बुक्स वाज ₹20,000, मैच्योर्ड ऑन 1 जनवरी 2012। ये 2011 गलत लिखा है क्योंकि मरा वो 31 दिसंबर 2011 को है, तो 1 जनवरी 2011 को कैसे हो सकता है? या फिर ये 31 दिसंबर 2010 होना चाहिए, तो मैं इसे 31 दिसंबर 2010 बना देता हूँ। ठीक है, ओके, अब ठीक है। सो मैच्योर्ड ऑन दिस एंड पेमेंट ऑफ ₹20,000 वर मेड टू एज एग्जीक्यूटर ऑन दिस. B and C continued trading on the same terms as previously, and the net profit for the year 31 December 2011 amounting to itna. During that period, partners drawing were itna. On 1st January 2012, the partnership was dissolved, and an offer to purchase the business as a going concern for ₹1,40,000 was accepted on that date. A check of that sum was received on 30th June 2012. The balance due to age executor, including interest, was paid on 30th June, and on that date, B and C received the sum due to them. You are required to write up the partner's capital account, current account from 1st January 2012 11 to 30th June 2012. So also the account of executors of A. So friends, basically इस क्वेश्चन में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकेला पूछा है, लेकिन इतना इजी तब भी नहीं होगा, जरा कंसेप्चुअली समझिएगा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि हम एक पेज पर तो बना लेते हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट, और एक पेज पर बना लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो सेफ्टी के लिए ऐसा कर लेते हैं कि एक पेज भी करंट अकाउंट कैपिटल नहीं बना लेते हैं अलग अलग, क्योंकि 2.5 साल के अकाउंट हैं।
ठीक है, चलिए कौन कौन है पार्टनर्स? पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी। नेक्स्ट पेज पर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। और इसी के नीचे मैं एक एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाता हूं। ठीक है जी। इसके अगले पेज पर हम लोग कुछ वर्किंग नोट्स चाहिए होंगे, वो बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो लिख लें। सो बेसिकली 1 जनवरी 2011 को जो बैलेंस है वो लिखें। 1 जनवरी 2011 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी के हैं 29 एंड 20। ठीक है, 29,000, 20,000। और सी का है 1 जनवरी 11 को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपये डेबिट। कैपिटल अकाउंट में भी 1 जनवरी 2011 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने हैं? 60,000, 40,000, 20,000। सॉरी, ए बी सी 60,000, 40,000, 20,000। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब जो एडजस्टमेंट्स हैं, चूंकि हम करंट अकाउंट्स बना रहे हैं तो सारे एडजस्टमेंट कर लें। पहला तो इन्होंने बताया है कि हमारा ए राइट हुआ है, तो ए का जो रेशियो था ए बी और सी का वो था 3:2:1। इसके बाद जब ए चला जाएगा तो इनका जो रेशियो रहेगा वो हो जाएगा 2:1। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो भी बी और सी का क्या रहेगा? 2:1। अब गुडविल जो वैल्यूड है वो हमारी कितनी है? गुडविल वैल्यूड है हमारी, लिखा हुआ है कहीं पर, 60,000। इसमें ए का शेयर कितना हुआ? ए का शेयर हो जाएगा 30,000। सो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल क्या हुई? बीज करंट अकाउंट
C's current account to A's current account। यहाँ 30,000 रुपया लिखेंगे और ये इनके गेनिंग रेशियो में आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। नौ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, वो हमारा 36,000 रुपये है। तो ए का शेयर कितना होगा, सो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर revaluation, B's current account, C's current account to A's current account। यहाँ 18,000, 12,000, 6,000। ये दो एंट्रीज हमने की, तो अब इन दो एंट्रीज के इम्पैक्ट आप करंट अकाउंट्स पे भी डाल दें। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा पर्पल कलर से लिख रहा हूँ। ए में लिखा जाएगा 1 जनवरी 2011 को ही बाय 20/C 20,000, 10,000, और यहाँ लिखा जाएगा 1 जनवरी 2011 को टू ए 20,000, 10,000। ऐसे ही रिवैल्यूएशन के लिए लिखा जाएगा बाय ए बाय बी बाय सी 12,000, 6,000, और यहाँ पर लिखा जाएगा 1 जनवरी 2011 को टू ए 12,000, 6,000। ठीक है जी। अब तीसरा एडजस्टमेंट देखें। इन्होंने बताया, इसको पढ़ें जरा। द जॉइंट लाइफ पॉलिसी सोन इन द बुक्स ₹20,000 matured on 1st January 2016, realizing 26,000। ओके, सो अब आप यहाँ देखिए, तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आप बनाएं। एक जनवरी 11 को जो ओपनिंग बैलेंस था वो कितना था, 20,000। 1 जनवरी 11 को ही हमें पैसा मिला कितना, 26,000। तो ये जो 6,000 है ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट हो गया। और ये किसे, किनके पास जाएगा, ये ए बी सी में जाएगा 3,000, 2,000, 1,000। सो करंट अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कर दें। 1 जनवरी 2011 को बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है, अब देखें कितना बैलेंस हो रहा है। ये हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए इनकी डेथ पर। तो ये 1 जनवरी 2011 को ए में जो भी बैलेंस होगा वो हम ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और 1 जनवरी
2011 को बी और सी के जो बैलेंस होंगे वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए टोटल करें। 30, 1848, 51, ये होता है 80,000। ये 32,000, 32,000, तो 10,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये है 21,000, 21,000, तो 20,000। तो 1 जनवरी 2011 को इनके जो बैलेंस आए वो 10,000 एंड 20,000 आए। अब इसके बाद ए का अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसका मतलब है हमें ए का अकाउंट सिर्फ यहीं तक बनाना है। क्योंकि उसके बाद तो बी और सी कंटिन्यू कर रहे हैं ना बिजनेस। चलिए अब एज कैपिटल में आ जाए। 1 जनवरी 2011 को एज करंट अकाउंट 80,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। सो 1 जनवरी 2011 को टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम 1,40,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। 1 जनवरी 2011 को एज कैपिटल अकाउंट से 1,40,000 इमीडिएटली ए के इधर आ जाएगा। 1 जनवरी 2011 को इन्होंने कहा कि हमने 20,000 रुपया पे कर दिए। तो 1 जनवरी 2011 को एक तरह से जो बैलेंस गया वो 1,20,000 हुआ। तो 1 जनवरी 2011 को हम 1,20,000 आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2011 की। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ से लेके इसके ऊपर तक के जो भी एडजस्टमेंट थे वो मैं कर चुका हूँ। मतलब पार्टनर्स का एडमिशन, सॉरी आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, सारे एडजस्टमेंट कर दिए। अब इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखें। बी और सी ने बिजनेस कंटिन्यू किया और 31 दिसंबर 2011 का जो इनका प्रॉफिट था वो था 32,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये 32,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है इसमें से बेसिकली हमें ए का ब्याज देना है और बाकी का प्रॉफिट बी और सी को चला जाएगा। चलिए, तो पहले अब देखें 30 जून 2011 तक ए को ब्याज कितना लगेगा बाय इंटरेस्ट, कितने % से देना है, लिखा है क्वेश्चन में। कहीं लिखा होगा, ये लिखा है 5% से इंटरेस्ट देना है। सो 5% से 6 महीने का होता है 3,000 रुपया। ठीक है जी। तीस जून 2011 को हम पे करेंगे कितना, 20,000।
30 जून 2011 को हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 1,03,000। 1 जुलाई 2011 को हमारा बैलेंस हो गया 1,03,000। 31 दिसंबर 2011 इंटरेस्ट लगाएंगे हम 5% से। 5% से जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 2575। 31 दिसंबर 2011 को आप पे करोगे कितना, 20,000 रुपया। और 31 दिसंबर 2011 को टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 85,575। 1 जनवरी 2012 को यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा 85,575। ठीक है, यस। अब आपको 2011 में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। तो जो 2011 में प्रॉफिट हुआ है इसके लिए आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2011 का। कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको हुआ है 32,000 रुपीज का। तो वाई प्रॉफिट फॉर 2011 32,000 रुपीज। इसमें से इंटरेस्ट टू एज एग्जीक्यूटर जाएगा हमारा 5575। ठीक है, सो बैलेंस बचेगा हमारा 26,425। ये 26,425 ये बढ़ जाएगा हमारा बी और सी में। बी और सी में किस रेशियो में जाएगा इनका, 2:1। सो 2:1 में ये होगा आपका 7,617 एंड 8,808। ठीक है, ओके। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो थे उसमें इसको ट्रांसफ़र कर दें। 31 दिसंबर 2011 P&L होगा हमारा 17,617,8808। ठीक है, 2011 की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है, 15,000 और 8,000। तो 2011 की ड्राइंग है वो है 15,000 8,000। ठीक है, सो बैलेंस करें इसको 25,000 28,000। यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, 25,000 में से 17,000 जाएंगे तो ये जाएगा 7,383 और ये आ जाएगा 19,192। सो 1 जनवरी 2012 को ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 7,383,19,192। ओके, यस। अब 1 जनवरी 2012 को देखें क्या हुआ। 1 जनवरी को द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड एंड एन ऑफर टू परचेज द बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न फॉर रुपीज
1,40,000 वाज एक्सेप्टेड ऑन दैट डेट। अब आप देखिए 1 जनवरी को एक तरह से आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई और 1,40,000 में आपने ये बेच दी। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2012 को आपकी बैलेंस एसेट्स थी कितनी, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको वर्किंग क्लियर नहीं होगी। तो हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2012। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि ये एसेट्स हम कितने में बेच रहे हैं। यहाँ कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे बी और सी के। तो बी और सी के जो कैपिटल अकाउंट है वो है 40,000 और 20,000। ए का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है वो 85,575। सी हो गया 145,575 145,575। करंट अकाउंट जो आपके हैं बी और सी के, ये 7383 है एंड 19192 है। इसका मतलब है कि बाकी जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं निकालेंगे, ये आएगा 1,19,000 और ये 1,19,000 ये क्या है आपकी सन्ड्री एसेट्स। ये बिजनेस आपने 1,40,000 में बेचा है। ठीक है, तो जब इस बिजनेस को आप 1,40,000 में बेचेंगे तो अब आपका प्रॉफिट आएगा। सो वो देखें कैसे आएगा प्रॉफिट। आप सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे करते हैं जब बिजनेस ट्रांसफ़र करते हैं, आप एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं, 1,19,000 की। 30 जून 2012 को हमें पैसा मिल रहा है कितना, 1,40,000। ठीक है, ये 1,40,000 या 1,40,000। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि 21,000 का प्रॉफिट है, बट रुक जाइए, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से पढ़िए। बैलेंस ड्यू टू ए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 30 जून को हमने उन्हें पे कर दिया। सो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहले फाइनल पेमेंट एंट्री करें। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट्स 30 जून 2012 का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये आएगा 5% से 6 मंथ का 2140 87715। तो ये आपका 87715 ये आपने उन्हें पे कर दिया 30 जून 2012 को। अब जब 30 जून 2012 को पे कर दिया तो आपको एक तरह से जो ब्याज देना है वो आपका 2140 का आएगा। ठीक है जी, तो जो प्रॉफिट बचा वो कितना है जरा देखें, 18,860। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दें बी और सी को। ठीक है जी, सो बी और सी के करंट अकाउंट में ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा 30 जून 2012।
वाई रियलाइजेशन अकाउंट 125736287। ठीक है जी। अब ये जो बैलेंस है, ये सारे बैलेंस आपने क्या करने हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 12573, यहाँ बैलेंस आ रहा है 5190 का, ये ट्रांसफर कर दें 30 जून 2012 में टू बीस कैपिटल अकाउंट 19192। यहाँ बैलेंस आ रहा है 12905, ये ट्रांसफ़र कर दें सीज कैपिटल अकाउंट में। तो अब करंट अकाउंट का रोल यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब सारा पैसा पाइल अप हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, इसमें और कुछ है नहीं। सो 30 जून 2011 को 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन होगा 40,000 20,000। 1 जनवरी 2011 को ठीक है जी, 30 जून 2012 को बी के करंट अकाउंट से आएगा 5190। 30 जून 2012 को 2 सी के करंट अकाउंट से आएगा 12,905 रुपया। ठीक है। अब लास्ट जो सेटलमेंट है वो बी और सी में हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस आ रहा है 45190 45190 45190 टू बैंक, ये 20,000, ये 20,000 7095, ये भी हो जाएगा टू बैंक। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना था, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि इसको थोड़ा समझ के करना, जल्दबाजी में गलती कर दोगे कुछ ना कुछ। इस क्वेश्चन की मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको दोबारा पूरा थोरो क्वेश्चन दोबारा देखें। ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। बहुत बेसिक कंसेप्ट अप्लाई होने थे, कोई ज़्यादा नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।